चलिए भाई आगे देखिए। देखिए अपन आज से जो अपन बात करेंगे वो टॉपिक आपका थोड़ा अलग रहेगा। और उस टॉपिक के बारे में अगर अपन बात करें आप लोगों के सामने, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो क्लास अब आप लोगों की चल रही है वो आपकी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के विद्यार्थियों की बात अगर करें तो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की अंदर भी ये क्लास आपकी चल रही है। इसके अलावा जो रीट है, रीट की जो L2 है, L2 लेवल 2 जो SST होती है, उस SST के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है वहां पर भी ये क्लास आपकी लाइव है। आप लोग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से हो चाहे वो रीट आपके SST से हो, जिनकी इकोनॉमिक्स की बात अगर करें। दोनों के पास अपनी अलग अलग किताबें भी हैं। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के विद्यार्थियों के पास अपनी ये बुक है और रीड के लिए हमारी जो SST की बुक है वो बुक आप लोगों के पास होगी ओके, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। यानी जो आपकी जो SST की किताब है, ये जो किताब है ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये बुक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों के अंदर आपको मैटर लिखने की जरूरत आपको नहीं है, मैटर लिखने की जरूरत आपको है नहीं है। आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। दोनों के लिए सेम पॉइंट सेम बात रहती है। टॉपिक है आज से आपका राष्ट्रीय आय। ये टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय, जिसके बारे में आज से हम चर्चा करेंगे और आज से आपको इसके बारे में समझाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात आती है इस टॉपिक के ऊपर चर्चा जरूर अपन करते हैं ओके। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश की आय। राष्ट्र मतलब होता है देश की आय। मतलब एक देश की जो आय होती है वो उस देश की कौन सी आय कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय का जो संबंध होता है वो आपका संबंध जो होता है वो होता है एक वित्तीय वर्ष से। कौन से वर्ष से होता है? वित्तीय वर्ष से। और वित्तीय वर्ष शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, जिसे हम वित्तीय वर्ष के नाम से हम जानते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित उत्पादित इसका मतलब जितना भी हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो वस्तु का उत्पादन करें चाहे वो सेवा का उत्पादन करें, उस उत्पादित तथा वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है वो अंतिम मूल्य हमारे देश की क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। उस अंतिम मूल्य को देश की क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि राष्ट्रीय आय का संबंध उत्पादन से होता है, विक्रय से इसका कोई लेना देना नहीं होता। चाहे वो बिका हो चाहे नहीं बिका हो, इससे मतलब नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे मान लो कि 2025 और 2026 है। अगर 100 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, 100 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें से 80 इकाइयां आपकी बेच दी जाती है और 20 इकाइयां स्टॉक में पड़ी रह जाती है, तो भी राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन जब की जाती है तो 100 इकाइयों के मूल्य को उस साल की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। चाहे वो बिके चाहे नहीं बिके, इससे कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वो अवधारणा कौन सी है? प्रवाह अवधारणा होती है, जिसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये स्टॉक अवधारणा नहीं होती, ये एक प्रकार की फ्लो अवधारणा होती है, जिसको अपन अपन कह सकते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो संबंध होता है ना वो उत्पादन से होता है। उत्पादन होना चाहिए, चाहे वो बिकता हो चाहे नहीं बिकता हो, इससे मतलब नहीं होता। और उत्पादन उस वर्ष में होना चाहिए जिस वर्ष में हम राष्ट्रीय आय की क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं ओके। उत्पादन से, और वो कौन सा मूल्य होगा? अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि एक किसान है, मैं एक एग्जांपल दूं। एक किसान है जिसने 100 रुपए के गेहूं का उत्पादन किया। ये गेहूं वो मंडी में ले जाकर 120 में बेचता है। मंडी से दुकानदार के बाद 150 में जाता है और दुकानदार से कस्टमर के बाद 200 रुपए में चला जाता है। तो बताइए इस गेहूं का जो अंतिम मूल्य है वो अंतिम मूल्य कितने रुपए है? 200 रुपए। तो अपन यहाँ 100 रुपए 120 या इनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मूल्य है वो मूल्य है मध्यवर्ती मूल्य। कौन से मूल्य कहलाते हैं? मध्यवर्ती मूल्य कहलाते हैं। अंतिम मूल्य वो मूल्य होता है जिसमें अब कोई मूल्य ऐड नहीं किया जाएगा। अब वो वस्तु आगे नहीं बेची जाएगी, अब वो वस्तु हम आगे नहीं बेचेंगे, वो मूल्य अंतिम मूल्य कहलाता है। फिर प्रश्न ये बनता है कि मध्यवर्ती मूल्य अगर नेशनल इनकम में शामिल कर लिया जाता है,
या मध्यवर्ती मूल्य नेशनल इनकम में शामिल हो जाता है, तो समझ जाइए वहां पर कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, दोहरी गणना की। मतलब एक ही वस्तु का मूल्य कितनी बार काउंट हो जाएगा, 2 बार। एक ही वस्तु का मूल्य 2 बार काउंट हो जाएगा। इसी वजह से तो हम कहते हैं ना, राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, वो प्रॉब्लम कौन सी होती है, दोहरी गणना की होती है। भाई एक्चुअल में बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी हम गणना 2 बार कर देते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन होने के बाद भी राष्ट्रीय आय में डबल कैलकुलेशन हो जाती है। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में कि राष्ट्रीय आय की अगर डबल कैलकुलेशन हो जाती है तो उसका समायोजन कैसे करें। तो अपन जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में अगर मान लो कि हमने 120 रुपए को भी शामिल कर लिया और हमने 200 को भी शामिल कर दिया, तो राष्ट्रीय आ जाएगी 320 रुपए, जो कि गलत है, क्योंकि एक ही वस्तु को कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। तो अगर दोहरी गणना हो जाती है तो दोहरी गणना से बचने के लिए हमें उस वस्तु का कौन सा मूल्य, मध्यवर्ती मूल्य, यानी कि 120 को माइनस कर दो तो वास्तविक राष्ट्रीय आय आपके सामने निकल कर आ जाएगी। यही क्वेश्चन थ्योरी में बनकर आया था कि अगर राष्ट्रीय आय की गणना एक से अधिक मूल्यों के साथ हो जाती है, डबल कैलकुलेशन अगर राष्ट्रीय आय की हो जाती है, तो उस केस में उस राष्ट्रीय आय में से मध्यवर्ती मूल्य को घटा दिया जाए तो हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय आ जाती है। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार एक व्यक्ति की इनकम होती है व्यक्तिगत आय, उसी प्रकार से एक देश की जो इनकम होती है वो कहलाती है उस देश की राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय का संबंध विक्रय से है कि उत्पादन से, उत्पादन से। इसी वजह से ये कौन सी अवधारणा होती है, प्रवाह अवधारणा होती है। कभी कभी ये आ जाता है पुरानी वस्तुओं को बेचने से हमें कोई राशि प्राप्त होती है, तो क्या वो राष्ट्रीय आय में आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उस वस्तु का मूल्य हमने उस साल शामिल कर लिया था जिस साल उसका उत्पादन किया था, और एक वस्तु को 2 बार काउंट अपन नहीं करते। कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है, अब मान लो मैं एक बात को सपोज करो कि आज 25-26 में 100 इकाइयों का उत्पादन किया और इनका अंतिम मूल्य मान लो 10 रुपए था, तो बताओ राष्ट्रीय आय में कितना मूल्य आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। जिसमें से 80 इकाइयां तो हमने मान लो बेच दी और 20 इकाइयां बच गई। अब मान लो 20 इकाइयों का 2026-2027 में मूल्य हो गया मान लो 12 रुपए। इसका मतलब 10 से कितना हो गया, 12, मूल्य कितना बढ़ गया, 2 रुपए। तो बताओ ये जो मूल्य बढ़ा है, इस बढ़े हुए मूल्य को क्या अगले साल राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे स्टॉक में रखी गई, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि स्टॉक में रखी गई वस्तु के मूल्यों में कमी या वृद्धि होती है तो क्या उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, नहीं करते। वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं थे। कमी हो तो भी नहीं होती, वृद्धि हो तो भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमें राष्ट्रीय आय के उत्पादन से मतलब होता है, और जिस साल उत्पादन किया जाता है उस साल उस वस्तु का जो अंतिम मूल्य होगा वही अंतिम मूल्य उस साल की राष्ट्रीय आय का हिस्सा बन जाता है। उसी साल उसको राष्ट्रीय आय का हिस्सा अपन मान लेते हैं। अब बात आ जाती है, अब बताओ यहां तक मीनिंग समझ में आ गया क्या। ये राष्ट्रीय आय का अर्थ है, जो कि मैंने कहा कि एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, वो अंतिम मूल्य उस देश की कौन सी इनकम कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा एक गेहूं है, एक गेहूं जिसकी कीमत मान लो कितनी है, 100, मंडी में वो कितने में बिक रहा है, 150 में। मंडी वाला उसको थोक व्यापारी को कितने में दे रहा है, 200 में। थोक व्यापारी फुटकर को कितने में दे रहा है, 300, और 300 दुकानदार उपभोक्ता को कितनी मिल रही है, 300। तो इसका मतलब राष्ट्रीय आय में अपन ना तो प्रारंभिक मूल्य को शामिल करेंगे, ना हम मध्यवर्ती मूल्य को शामिल। अंतिम मूल्य कितना है, 350। तो अंतिम मूल्य 350 को, और 350 रुपए की वैल्यू को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। मध्यवर्ती मूल्य कभी भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता, चाहे वो कितनी स्टेज से होकर गुजरे, वो कितनी प्रकार से गुजरे, अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो फिर प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अंतिम मूल्य को ही क्यों शामिल किया जाता है, दोहरी गणना से बचने के लिए, कि एक वस्तु की कैलकुलेशन एक से अधिक बार ना हो, एक वस्तु को एक से अधिक बार ना शामिल करे। इससे बचने के लिए राष्ट्रीय आय की जब भी गणना की जाती है तो उस केस में अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं माना जाता।
हमने आप लोगों के लिए एक नोट लिखा, नोट करके क्या लिखा, राष्ट्रीय आय का जो संबंध होता है वो किससे होता है, वित्तीय वर्ष से होता है। और वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बात समझ में आ गई क्या? मैंने कहा कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादित वस्तु तथा सेवा का कौन सा मूल्य शामिल होता है, अंतिम मूल्य शामिल होता है। अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता। किससे बचने के लिए? दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाता है। और हमने ये भी बताया कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वो कौन सी अवधारणा है? प्रवाह अवधारणा होती है, जो ये कहती है कि चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है, स्टॉक में रखी गई वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि 100 वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, 80 बेच दी और 20 आ जाती है, तो भी वर्ष के दौरान 100 वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय का हिस्सा माना जाता है। अतः अंतिम वस्तुओं के मूल्य के बाद यानी कि उत्पादन से इसका संबंध होता है। एग्जाम में प्रश्न बनाता, राष्ट्रीय आय की धारणा क्या प्रवाह धारणा है? तो बिल्कुल है। स्टॉक धारणा है क्या? नहीं है। तो राष्ट्रीय आय की धारणा को प्रवाह धारणा कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होता है? उत्पादन से संबंधित होता है। जितना उत्पादन करोगे उसका अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, चाहे वो उत्पादन बिका हो चाहे उत्पादन नहीं बिका हो, इससे कोई लेना देना अपना नहीं होता। अब बताओ यहां तक का मीनिंग समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? श्योर सभी लोग? अब मेरी बात को ध्यान सुनना। ये तो था आपका पहला पार्ट, जिसका मतलब था राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय का अर्थ यानी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। अब आता है, एक बात ध्यान सुना, आगे आता है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। अब ये क्या होता है? राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या होती है, ये भी समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, मेरी बात को ये समझिए। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास करो, जिस चैप्टर को तुम पढ़ने जा रहे हो उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय, बोले तो नेशनल इनकम। इस टॉपिक को जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो मैं कुछ इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाता हूं कि बच्चों, सबसे पहले तो तुम्हें यह बताया जाता है कि एक्चुअल में राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ समझाया जाता है। और जब बच्चों को राष्ट्रीय आय का अर्थ समझाया जाता है तो बच्चों को यह बताया जाता है कि राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होता है? उत्पादन से होता है। राष्ट्रीय आय का संबंध कौन से वर्ष से होता है? वित्तीय वर्ष से होता है। राष्ट्रीय आय को कौन सी धारणा कहते हैं? प्रवाह धारणा कहते हैं। और राष्ट्रीय आय में वस्तु हो या सेवा हो, दोनों का कौन सा मूल्य आता है? अंतिम मूल्य आता है। एक तो ये बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसे हम राष्ट्रीय आय का अर्थ कहते हैं। फिर इसी प्रकार से बच्चों को दूसरे नंबर पर हम पढ़ाते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, ये दूसरे नंबर का टॉपिक होता है बच्चों का कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, ये बताया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में हम बताते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी से आपका जीएनपी क्या होता है, जीएनपी से एनडीपी क्या होता है, एनडीपी से एनएनपी क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या हो, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है। ये 7 प्रकार के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाए जाते हैं जब राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं की बात अपन करते हैं। प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं होती क्या है। अवधारणाओं का मतलब होता है लोगों की विचारधाराएं, और सब लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होती है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई किसको सही मानता है, कोई किसको गलत मानता है, होते सब एक ही है। जैसे कहते हैं ना कि भगवानों को बोलते हैं कि ये भगवान शिव है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान ये है, ये वो है, और लास्ट में कहते हैं भगवान तो एक ही है। तो बात एक ही है, लेकिन फिर भी उसको अलग अलग रूप में लोगों ने अलग अलग प्रकार से बताया। हाँ, इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है? राष्ट्रीय आय है, लेकिन इनको सबने परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग रूप बताया। जिस प्रकार भगवान विष्णु के 11 अवतार है, उसी प्रकार राष्ट्रीय आय के कितने अवतार है? 7 अवतार है। अलग अलग प्रकार से राष्ट्रीय आय को लोगों के द्वारा बताया गया कि सकल घरेलू उत्पाद अलग कॉन्सेप्ट होता है,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद अलग होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद अलग होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अलग होता है, प्रति व्यक्ति आय अलग होती है, व्यक्तिगत आय अलग होती है और आपके खर्च योग्य व्यक्तिगत आय अलग होती है। इसका तात्पर्य होता है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं जो होती है, अवधारणाओं का मतलब होता है कि जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विचारों के द्वारा अलग अलग रूप में पहचानते हैं, वो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कहलाती है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा उसका क्या होता है, बेटा होता है। जब किसी बच्चे का बड़ा होता है तो बच्चा स्कूल में जाता है, विद्यार्थी बनता है, विद्यार्थी बनने के बाद जो उसकी शादी होती है वो दूल्हा बनता है, दूल्हा बनता है पे पति बनता है, पे पिता बनता है, पे दादा बनता है। यानी एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से जाना गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय आय को भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूपों में मानते हैं। कैसे मानते हैं मैं समझाता हूं। अगर देश में उत्पादन है तो जीडीपी है, विदेश का उत्पादन शामिल कर ले तो जीएनपी है, इनमें से अगर डेप्रिसिएशन घटा दे तो एनडीपी और एनएनपी है, और इनमें से अगर जनसंख्या का भाग दे दे तो पर कैपिटा इनकम है, और उसमें से अगर डायरेक्ट टैक्स घटा दे तो पर्सनल इनकम है, और पर्सनल इनकम में आ जाएगी सारी बातें, बस खत्म बात। तो इसका मतलब होता एक ही है, चीजें एक है, लेकिन एक एक चीजों को हमने अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से समझा है। उन सबको हम राष्ट्रीय आय की क्या बोलते हैं, अवधारणा कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर के टॉपिक पे। फिर मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक। तीसरे नंबर का टॉपिक होता है आपका राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास। राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास, कब कब किस किस व्यक्ति ने कब कब राष्ट्रीय आय की गणना की है। चाहे वो आपका दादा भाई नौरोजी की बात करें, चाहे वो पीसी महालनोबिस की बात करें, चाहे वो सीएसओ की बात करें, इन सब की बात करेंगे। तो यहां पर हम राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास को पढ़ेंगे कि इतिहास के वो पन्ने जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में अपनी रूपरेखा बताई है। तो इतिहास के पन्नों की जब बात करेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले गणना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जिसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की। दादा भाई नौरोजी के बाद VKRV राव, इसने वैज्ञानिक गणना की। फिर उसके बाद पीसी महालनोबिस जिसकी अध्यक्षता में क्या बनी, समिति बनती है। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सीएसओ, और राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन लाता है, एनएसएसओ। ये कुछ नाम है जो हम राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास को पढ़ेंगे कि गणना के इतिहास की जब बात आती है तो हमारे देश में जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो आज से मतलब 1869 से लेकर अब तक देश में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई। तो इसका मतलब पहले तो क्या पढ़ाया जाएगा, अर्थ, फिर बताया जाएगा अवधारणा, और फिर बताया जाएगा गणना करने के तरीके, इतिहास। फिर आता है आपके सामने राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र, योगदान देने वाले क्षेत्र कि एक्चुअल में वो कौन कौन सा एरिया है, वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर राष्ट्रीय आय आती है। तो समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर टोटल बेटे कितने हैं, 3। एक बेटे का नाम है कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, जहां से हमें पैसा मिलता है, और इस प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। दूसरे बेटे का नाम है द्वितीय क्षेत्र, जो थोड़ा बहुत पैसा हमें देता है, ये द्वितीय क्षेत्र होता है। और द्वितीय क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र, इसको उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है हमारा तृतीय क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, जहां से हमें पैसा मिलता है। ये समझ लीजिए कि देश में इनकम जहां जहां से मिलती है वो एरिया कितने, 3, एक कृषि, एक उद्योग और एक सेवा। 3 एरिया से अलग अलग प्रकार से पैसा मिलता है। इसका मतलब एक हो गया प्राथमिक क्षेत्र, एक हो गया द्वितीय क्षेत्र, एक हो गया तृतीय क्षेत्र। 3 प्रकार के एरिया होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि, उद्योगों को क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र, और सेवाओं को तृतीय क्षेत्रों के नाम से हम जानते हैं। फिर प्रश्न बनता है मेरे प्यारे साथियों, चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे आपके सामने राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां, गणना करने की विधियां कि एक्चुअल में राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो ध्यान सुनना, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था साइमन कुंजनेट्स। और साइमन कुंजनेट्स ने राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी, 3 विधियां बताई है। इन्होंने 3 विधियों का नाम लिया है, जिसमें से एक विधि है आपकी उत्पाद विधि,
एक है उत्पाद विधि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आती है, एक होती है आपकी वे विधि जो उद्योग क्षेत्रों में काम आती है, और एक होती है आय विधि जो सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। इसका मतलब अगर हमें कृषि क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो उत्पाद विधि है, अगर हमें उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो व्यय विधि है, और अगर हमें सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो आय विधि है। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग विधि होंगे जिनको अपन पढ़ेंगे। फिर इसी चैप्टर के अंदर आपका एक बिंदु आपका रहता है, उसका नाम है, अगर बात करें राष्ट्रीय आय में समायोजित की जाने वाली मदें, समायोजित की जाने वाली मदें कि कुछ मदें ऐसी होती है जो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, और कुछ मदें ऐसी होती है जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। मतलब किन मदों को राष्ट्रीय आय में जोड़ना है और किन मदों को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना, वो पढ़ेंगे। एंड लास्ट में पढ़ेंगे अन्य तत्व या अन्य मदें पढ़ेंगे, जिसमें अपन कई बातें और पढ़ेंगे। तो टोटल इस चैप्टर को जब पढ़ाया जाता है बच्चों को कि भाई साहब तुम चाहे लेवल 1 की तैयारी करो, चाहे लेवल 2 फर्स्ट ग्रेड वगैरह कुछ भी है, तो आपको ये जो इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे जो डेंजर टॉपिक होता है जिसका नाम राष्ट्रीय आय होता है, इस राष्ट्रीय आय के टोटल एपिसोड कितने हैं? 7 एपिसोड है। इन 7 वेब सीरीज के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ेंगे, जिसकी पहली वेब सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय के अर्थ का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, वो अंतिम मूल्य हमारे देश की क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये अर्थ मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अर्थ को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ में यहां पर लिया होगा। क्लियर? तो अगर आप लोग स्कूल व्याख्याता की कॉमर्स से तैयारी कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हो, तो पेज नंबर 484 है, आप पेज नंबर 482 का जो आधा हिस्सा वो किताब खोल लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगर आप लोग रीट लेवल 2 से हो तो पेज नंबर 361 अपनी किताब का खोल लीजिए। पेज नंबर 361 की बात है, पेज नंबर 361 पर हमने राष्ट्रीय आय के टॉपिक को डाल रखा है। अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। एक बार जितना पढ़ा है उसको याद कर लो, एक बार जितना आपको पढ़ा दिया गया एक बार उसको याद कर लो सब ढंग से। अर्थ पढ़ लो, एक बार अर्थ को पूरा कवर कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते धीरे धीरे। ये समझ लो कि मैंने आपको लिखा दिया, आपको समझा दिया बस। और कोई भी चीज नहीं आए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हजारों बार पूछना है। इकोनॉमिक्स के नाम से आपको डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी प्रकार से आपको डरने की जरूरत आपको है ही नहीं। 100 का मैंने मानेंगे, ओके बिल्कुल दोस्तों, ओके। अब मैं एक बार कमेंट देख लो बच्चों के, कोई डाउट हो? ठीक है, कोई कह रहा है सर जीडीपी जीएनपी, ओके बहुत अच्छा, बहुत वित्तीय, ओके बहुत अच्छा। अच्छा याद कर रहे हो क्या? कोई भी मन में डाउट है पूछ ले। सर जी ये पहले भी पढ़ा रखा था ना आपने, तो बेटा दोबारा पढ़ ले तो क्या दिक्कत है? अगर पहले से किसी ने पढ़ रखा है तो दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं। अगर आपने पहले से ऑलरेडी कहीं किसी ने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ लीजिए। लिखने की जरूरत है नहीं किसी को, क्योंकि किताब आप लोगों के पास है। सर हम एएसओ के अंदर भी टॉपिक है। एएसओ वाले कौन सा पेज नंबर पे? 227। तो अगर आप एएसओ से हो तो आप लोग पेज नंबर 227 निकालो भाई लोग, सबके लिए तैयार है। कंटेंट सब में सेम है, बस आपका पेज नंबर सबका अलग अलग है। लिखने की जरूरत किसी को है नहीं, क्यों? लिखने में कोई मतलब है नहीं, चुपचाप बैठ के पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं है तो राधे राधे करो। बेटा रीट एसएसटी की बुक आती है, उसमें पढ़ा रहे हैं। रीट एसएसटी की बुक का पेज नंबर 361 है, जहां पर ये सारी बातें हमने बोली। हो गया सबका? पढ़ लिया क्या? ओके, अब किताब को क्या कर दो? बंद। पढ़ने का मतलब है कि मैं आपको लिखा दिया, पढ़ने का मतलब है लिखा चुका सारी बात। ये समझ लो कि तुमने लिख लिया और मैंने लिखा दिया। अब आप जानते हो हम सेकंड नंबर का टॉपिक है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। किताब को बंद कर दो। अब मैंने ये तो समझा ही दिया था कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का ये मतलब होता है कि जब हम राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से देखते हैं, तो वो सारी विचारधाराएं क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा होती है। और राष्ट्रीय आय की टोटल 7 अवधारणा होती है। एक होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको क्या बोलेंगे? जीडीपी। एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या बोलेंगे? जीएनपी।
एक होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, एक होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, एक होता है प्रति व्यक्ति आय आपको देगा, एक होता है पर्सनल इनकम जो कि व्यक्तिगत आय होती है, और एक होती है खर्च योग्य व्यक्तिगत आय। ये 7 प्रकार की बातें होती है। मैंने आपको बता दिया कि जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग अलग विचारों, अलग अलग धारणाओं, अलग अलग मतों के आधार पर अध्ययन करते हैं, तो उन सभी विचारधाराओं, उन सभी मतों, उन सभी धारणाओं को राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कहा जाता है। यानी वो सारी राष्ट्रीय आय की अवधारणा होती है जो कि निम्न होती है। जैसे कि सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ये हमारा पहला आ जाएगा। दूसरा होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कहते हैं। तीसरा आ जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी कहते हैं। फिर आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम होती है, और खर्च योग्य व्यक्तिगत आय होती है। और इन्हीं के बीच में एक और आती है, वो कौन सी आती है, आपकी व्यक्तिगत आय, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। ये टोटल मिला के 7 प्रकार की अवधारणाएं होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग विचारों, अलग अलग मतों के साथ जब राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, तो वो सारी विचारधारा, सभी तथ्य राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कहलाती है। ये अवधारणाएं चाहे देश की भौगोलिक सीमा जीडीपी को लेकर हो, ये अवधारणा चाहे आपकी जीएनपी को लेकर हो, इस अवधारणा में अगर डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनडीपी को लेकर हो, इसमें डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो चाहे वो एनएनपी को लेकर हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो व्यक्तिगत इनकम हो, चाहे वो खर्च योग्य व्यक्तिगत इनकम हो, ये सारी की सारी विचारधाराएं हमारे देश की राष्ट्रीय आय से संबंधित होती है। इनको हम राष्ट्रीय आय से संबंधित अपन शामिल करते हैं। अब प्रश्न बनता है एक एक विचारधारा को समझने का। अब मैं आपको समझा दूं, ध्यान सुना। राष्ट्रीय आय की सबसे पहली विचारधारा, जिसका नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। ये राष्ट्रीय आय की सबसे पहली विचारधारा, जिसको अपन बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी के नाम से इसको जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारी सकल घरेलू उत्पाद की विचारधारा होती है, जो कि जीडीपी के नाम से जानी जाती है। अब होता क्या है ये भी समझ लीजिए आप लोग। एक्चुअल में जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी, वो जीडीपी एक तरह से जीडीपी का संबंध होता है देश की भौगोलिक सीमा से। देश की भौगोलिक सीमा से जीडीपी हमेशा देश की भौगोलिक सीमा से मतलब रखती है। उत्पादन करने वाला चाहे देश का नागरिक हो, चाहे देश का नागरिक नहीं हो, इससे मतलब नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ मेरे प्यारे साथियों कि जीडीपी में 2 प्रकार की मदें आती है। जीडीपी में 2 प्रकार की मदें आती है। एक तो होती है देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, मतलब देश के नागरिकों ने कहां उत्पादन किया, देश में। यहां पर नागरिकों का मतलब किसी व्यक्ति से भी है, नागरिक का मतलब किसी संस्था से भी है, और नागरिक का मतलब किसी कंपनी से भी हो सकता है। ओके, तो देश के नागरिकों ने कहां उत्पादन किया, देश में। एक हो सकता है विदेशी नागरिकों द्वारा, मतलब कि विदेशी नागरिक जो होते हैं, विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, विदेशी नागरिकों के द्वारा कहां उत्पादन, देश में उत्पादन। तो नागरिक कहां के, विदेश के, और विदेशी नागरिकों का उत्पादन कहां हो रहा है, देश में। इस प्रकार से दोनों प्रकार की मदें आ जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जीडीपी का मतलब है उत्पादन कहां होना चाहिए, देश की भौगोलिक सीमा में होना चाहिए। उत्पादन करने वाला चाहे कहीं का व्यक्ति हो। जैसे कि मान लो मैं कह दूं तुमसे, सपोज करो कि आप तो जालोर के, ये है अजमेर की, मान लो ये है भरतपुर की, ये है मान लो बीकानेर की, कहीं पर तुम सभी लोगों ने मेरे को जयपुर में फीस जमा कराई है, तो बताओ जीडीपी कहां की बढ़ी है, जयपुर की बढ़ी है, क्योंकि पैसा कहां है, जयपुर। चाहे तुम कहां के हो, इससे मतलब मैं यहां कमा रहा हूं और तुम यहां दे रहे हो, तो जीडीपी कहां की बढ़ी है, जयपुर के। जयपुर की इकोनॉमी बढ़ी है,
जयपुर की अर्थव्यवस्था बढ़ी है क्योंकि सारा पैसा कहां लगा हुआ है? जयपुर में। ओके, चाहे तुम रहने वाले जयपुर के हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने अपना कार्य कहां शुरू किया? जयपुर में। पैसा कहां लगा है? जयपुर में। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बनाओ भारत, बनाओ भारत, बनाओ भारत। चाहे किसी भी रूप में भारत को बनाओ, लेकिन संख्या जो है वो कहां बननी चाहिए? भारत में। जितना उत्पादन देश में होगा, जीडीपी भी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। और जीडीपी ज्यादा होगी तो जीएनपी ज्यादा होगी, जीएनपी ज्यादा होगी तो राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी तो देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। इसका मतलब सब कुछ किस पे निर्भर है? जीडीपी पे। और जीडीपी किस पर निर्भर है? देश की भौगोलिक सीमा पे। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने नाम सुना एफडीआई, एफआई, मतलब फॉरेन की कंपनियों को यह कहा जाता है आप चाहे जितना प्रोडक्शन हमारे देश में कर सकते हो, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि देश में जितना उत्पादन बढ़ेगा उस देश की जीडीपी भी उतनी ही बढ़ेगी, और जिस देश की जीडीपी बढ़ेगी उस देश की राष्ट्रीय आय भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब जीडीपी का मतलब नागरिक से है या भौगोलिक सीमा से है? मतलब उत्पादन देश में होना चाहिए। जैसे मैं तुमसे कह दूं अमेरिका की कोई कंपनी है, भारत में काम कर रही है, तो बताओ जीडीपी अमेरिका की है कि भारत की? भारत की। भारत की कोई कंपनी है, भारत में ही काम कर रही है, तो जीडीपी किसकी है? भारत की। तो जीडीपी का मतलब कंपनी चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, नागरिक चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, लेकिन वो काम कहां पर कर रहा हो? तो हमारे देश में, तो वो देश की क्या होगी? जीडीपी होगी। समझ में आ रहा कुछ कुछ आया था? तो मैंने आपको यही तो समझाया मेरे प्यारे साथियों कि अपन की जब ये सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहते हैं ना कि एक वित्तीय वर्ष में, और यहां पर वित्तीय वर्ष का मतलब होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, वो अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जो अभी अपन पढ़ा था। सकल घरेलू उत्पाद का जो संबंध होता है वो किससे होता है? देश की भौगोलिक सीमा से। नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। नागरिक चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, नागरिक से कोई मतलब नहीं, देश की भौगोलिक सीमा से मतलब होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चाहे वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो, चाहे वो एफडीआई संबंधित कार्यक्रम, चाहे कैसा हो। हम ये भी जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद में दो प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। एक तो होती है देश के नागरिकों द्वारा कहां उत्पादन? देश में। और एक विदेशी नागरिकों के द्वारा कहां उत्पादन? देश में। कहते हैं ना किसी भी देश के आर्थिक विकास, किसी भी देश के आर्थिक विकास की जो प्रगति का जो सूचक होता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है, और वो भी कौन से मूल्यों पर? स्थिर मूल्यों पर। चालू मूल्यों का नहीं, स्थिर मूल्यों का। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि कोई भी देश ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, वो जीडीपी पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी देश के आर्थिक विकास की जो डोर है वो किसके हाथ में है? जीडीपी के हाथ में होती है। और वो भी कौन से? चालू जीडीपी या वास्तविक जीडीपी? वास्तविक जीडीपी, यानी स्थिर मूल्यों की जीडीपी पर आधारित होती है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अब देखिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है आर्थिक वृद्धि, जो कि ग्रोथ को दर्शाता है, और एक होता है आर्थिक विकास, जो कि डेवलपमेंट को दर्शाता है। अब यहां समझिए आर्थिक वृद्धि जो होती है वो पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड होती है, और आर्थिक विकास जो होता है वो जीडीपी पर डिपेंड होता है। और दोनों के दोनों कौन से मूल्यों की बात करते हैं? स्थिर मूल्यों की बात करते हैं। चालू मूल्यों का कोई मतलब ही नहीं होता, चालू मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता, चालू मूल्यों का कोई लेना देना यहां पर नहीं होता। ये बात आपको समझनी होती है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देश के आर्थिक विकास का सूचक है, तो विकास का सूचक जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम देना, लेकिन जीडीपी बताओ चालू मूल्य की कि स्थिर मूल्यों की? स्थिर मूल्यों की जीडीपी को देश के आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। ओके, और यहां पर स्थिर मूल्यों का मतलब हो जाएगा आधार वर्ष। कौन सा जाएगा आपका? आधार वर्ष की कीमतों के हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो स्थिर मूल्यों की बात यहां पर आ जाती है, स्थिर मूल्यों की कहानी यहां पर आप लोगों के सामने आ जाती है। ओके, बाकी ये तो पुराना डेटा है, कोई मतलब का है नहीं, कोई पुराने डेटा से कोई लेना देना हमको है नहीं। ओके, अगर बात करें अब बताओ यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या?
तो मैंने क्या समझाया, जीडीपी का संबंध बताओ देश की भौगोलिक सीमा से है कि नागरिकों से, भौगोलिक से। उत्पादन कहां होना चाहिए, देश की भौगोलिक सीमा में होना चाहिए। उत्पादन करने वाला चाहे देश का नागरिक हो चाहे ना हो, इससे डजंट मैटर करता। मैं एक तुमको प्रश्न दूंगा करने के लिए, किताब किसी को नहीं खोलनी, चीजों को समझना है। मान लो कि एक प्रश्न तुम्हारे आंखों के सामने यहां पर रहेगा, एक प्रश्न तुम्हारी आंखों के सामने। इस प्रश्न को जब तुम देखते हो तो बताओ इस क्वेश्चन के अनुसार बताइए कि सकल घरेलू उत्पाद की राशि कितनी आएगी। सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। इस प्रश्न के अनुसार आपको देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं की कीमत बतानी कितनी आएगी। बताया तुक्के मतलब तुक्के देखो। तो पहले तो सुनो सुनो देखो, भारतीय कंपनी है, उत्पादन कहां कर रही है, भारत में। तो मतलब भारत की जीडीपी आएगी नहीं आएगी, आएगी। ये भारत की जीडीपी में आएगा आएगा। विदेशी कंपनी ने भारत में किया उत्पादन, ये भी भारत की जीडीपी में आएगा आएगा। ओके, भारतीय कंपनी की विदेशी शाखा, भारत की कंपनी लेकिन शाखा कहां पर, विदेश में, तो ये भारत की जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि उत्पादन बाद। ओके, ये है दो बातें। सुनो, भारतीय राजदूत है, इंडियन एम्बेसीज। अब ध्यान सुना, एक बात सुनो, अगर ज्योग्राफिकल बातों को सीखो तो कैसे सीखोगे। अगर कोई इंडियन एम्बेसडर है, अगर कोई है राजदूत वगैरह है, तो अगर मान लो वो सेवाएं चाहे कहीं पर भी दो, चाहे वो देश में दो चाहे विदेश में दो, अगर इंडियन एम्बेसीज का कोई व्यक्ति है वो अपनी सर्विसेज कहीं पर भी देता होगा तो उसका उत्पादन हमारे देश की भौगोलिक सीमा ही मानी जाती है, क्योंकि उनकी सैलरी जो होती है देश में ही जनरेट होती है। अब इन्होंने अमेरिका में सेवा दी हो चाहे कहीं दी हो, ये भारत की जीडीपी में ही आएगा। अब अमेरिका की कोई एम्बेसी है तो सिंपल सी बात है, अमेरिका की एम्बेसी है तो वो वहां की जीडीपी है, चाहे वो सेवा भारत में दो चाहे भारत के बाहर दो। इसका मतलब जो ये एम्बेसीज के जो लोग होते हैं वो देश की भौगोलिक सीमा में ही माने जाते हैं, तभी तो इनके ऊपर कोई केस वेस नहीं होता, क्योंकि ये भौगोलिक दायरा जो होता है इनका, जो होता है भारत होता है। ये कहीं पर भी अपनी सेवाएं देते होंगे लेकिन इनका जो दायरा होता है वो हमारे देश की भौगोलिक सीमा ही मानी जाती है। तो एक तो अमाउंट कितनी होगी, 10,000, एक कितनी होगी, 20,000, अरे कितनी, टोटल जीडीपी कर दी 30,000। तो इसका मतलब भारत की जो जीडीपी वो कितनी आएगी, 30,000, 60,000 आएगी। टोटल जीडीपी 60,000 है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो देश की भौगोलिक सीमा से संबंधित होता है, और सकल घरेलू उत्पाद में दो प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। एक तो देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन, और एक विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन। ये चीज आप लोगों के सामने यहां पर आ जाती है। अब अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। अगर आप लोग किताब खोलना चाह रहे हो, अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से इस क्लास को देख रहे हो अगर, तो आपको हमारी किताब का पेज नंबर 484 पढ़ना होगा, 482 पढ़ना होगा। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट के L2 SST से हो, तो हमारे SST की किताब का पेज नंबर 361 पढ़ना होगा। और अगर आप ASO से हो तो पेज नंबर 227 पढ़ना होगा। एक बार पूरे पेज को पढ़ लो और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो ढंग से, अच्छे से, कि सर जितना भी बताया वो बहुत अच्छे से रगों में बस गया। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार के मन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को दिमाग से निकाल देना। प्रॉब्लम नाम की बीमारी तुम्हारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना। बुक नहीं है सर, मैं आपके नोट्स की पढ़ूंगी तो चलेगा क्या, बेटा बुक नहीं है तो मैं नोट्स बनाने की जरूरत तो कहां पड़ेगी। जीडीपी देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, बिल्कुल अंतिम मूल्य होता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जीडीपी को समझने का मतलब है देश की भौगोलिक सीमा, नागरिक चाहे अपना हो चाहे बाहर का हो चाहे कहीं का भी हो, उत्पादन कहां हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है, तो वो देश की जीडीपी कहलाती है। क्योंकि जीडीपी में नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था। जीडीपी का कॉन्सेप्ट देश की भौगोलिक सीमा को लेकर चलता है। इसका मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत है, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हम उत्पादन करते हैं वो हमारे देश की क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। उसे हमारे देश की जीडीपी के कॉन्सेप्ट के नाम से हम उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, जो कि हमारे देश की भौगोलिक सीमा का दायरा लेकर चलती है। अब कोई भी बात है पूछ लो आराम से, पूरे पेज को पढ़ लो, ये जो पेज नंबर है कोई डाउट है पूछ लो।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे कॉमर्स के बच्चे तुम समझ आ रहे हैं ना? अरे ये तो एक डेटा था, आंकड़ा था, काट दो इसको, पुराना हो गया। ये तो रिपोर्ट थी इकोनॉमिक सर्वे की। उस समय ये सपना देखा था मोदी ने, हम देश को इतना ग्रोथ कर देंगे, तो सपना सपना ही रह गया। वो सपना भूल भाल गया, सुबह उठ गया तो सपना टूट के बेचारे का। ठीक है, तो उस सपने को मत याद करो। ये पुरानी बात थी जो सपने में कही थी। कई बार जोश जोश में कोई बात बोल देते ना। सर सारे टॉपिक वापस रिवाइज कराओगे क्या? बिल्कुल है। ऐसे देखो, रीट के अंदर जितने भी टॉपिक है सारे वापस होंगे, सारी चीज होगी। आप ये समझ लो कि अभी ये 3 क्लासें चलेगी और इकोनॉमिक्स आपकी चलेगी। और ये फिक्स कर लो, अब 12 से लेकर आपकी 1 बजे तक इकोनॉमिक्स रहेगी। हालांकि 12 से 1 बोलेंगे, लेकिन क्लास चलेगी 45 मिनट। लेकिन 45 मिनट की क्लास भी इतनी दमदार होगी, लगभग 2 घंटे जितना मैटर आपको समझाया जाएगा। आपको पूरी ईमानदारी से इसको सुनना है, नहीं आए तो 1 नहीं 2 बार पढ़ना है। सर यूपी एलटी ग्रेड की बुक कब तक जाएंगे? बेटा यूपी एलटी ग्रेड की बुक भी अपन जल्दी लॉन्च करेंगे। जितना एक बार बच्चों की संख्या देखेंगे फिर आएगी। ठीक है, जब तक बुक नहीं आई आप लोग वीडियो को रोककर आप अपने नोट्स बनाते रहो, अगर बनाना चाहो तो। ठीक है, और नहीं तो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की बुक ले लो ना, एक ही बात तो दोनों एक ही चीज कवर होती है। मैं तो सुनूं, जो एम्बेसीज होती है ना, एम्बेसीज, एम्बेसीज का मतलब क्या होता है समझिए। आप एकता टाइगर मूवी देखना सलमान खान की। जब सलमान खान दाल बनाता रहता है तो दाल बनाते समय उसका मालिक क्या कहता है कि टाइगर इतना पैसा इकट्ठा करके क्या करेगा। इसका मतलब कोई भी एम्बेसीज का जो होता है, ये रो आपका ऐसा है जो होता है ना, इनके जो लोग होते हैं वो कहीं पर भी ये क्या करते हैं, देश में तो रहते नहीं, ये क्या करते हैं बाहर कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी के तौर पर पड़े रहते हैं। लेकिन इनकी सैलरी कहां जनरेट होती है? देश में। तो भौगोलिक सीमा कहां होती है? देश में होता है। ये देश की भौगोलिक सीमा में आता है। जैसे कि आप देखना पुष्पा मूवी, पुष्पा मूवी में देखना ये भाई श्रीलंका पहुंच रहा है, समुद्र में होता है, समुद्र तो समुद्र का कुछ हिस्सा देश में होता है और कुछ हिस्सा देश के बाहर होता है। ये लड़ाई होती है हाँ ज्योग्राफी। अगर मैं तुमको विश्व की भूगोल पढ़ाता ना, समुद्र का, अब समुद्र तो क्या फैला रहता है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, जैसे वो बाउंड्री आ जाती है भाई साहब, बोलो भाई ना पार मत करो, श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका जाएगा। तो इस बाउंड्री तक काम किसका है? भारत का। लेकिन यहाँ काम किसका हो गया? आपका श्रीलंका का। तो ये भौगोलिक सीमा किसकी होगी? श्रीलंका की। ये किसकी होगी? भारत की। और ये समुद्र की गहराई में होता है भाई, गहराई में होता है। मान लो कोई मछली यहां से उठा के लिया है, भाई मछली हमारी भाई, तेरी नहीं मछली, तो वो मछली का होता है, तो गहराई भी देखी जाती है। ये भौगोलिक सीमाएं होती है। अरे इन भौगोलिक सीमाओं के आधार पर ही तभी तो क्या होता है, चाहे धरती के ऊपर हो चाहे धरती के नीचे हो, सबका एक भौगोलिक दायरा रहता होता है। सर आपके क्लास के जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं से पढ़ ले। अरे बेटा ठीक है, नोट्स बनाए तो नोट्स से पढ़ लो, किताब तो किताब से पढ़ लो। एक ही चीज को 10 बार पूछने से क्या मतलब है तुम्हारे लिए? बेटा बस ये कि समझ में आना चाहिए। कोई चीज नहीं आए, एक नहीं 1000 बार पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी पूछते रहना, मन में डाउट मत लेके चलना। अब बताओ कि आज जो बताया, कॉमर्स के बच्चे 482 नंबर पेज को पढ़ लिया, रीट के बच्चे 361 नंबर को पढ़ लिया और एएसओ वाले 227 नंबर को पढ़ लिया। सेम कंटेंट है सब में, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं सर, क्योंकि है टॉपिक कौन सा? राष्ट्रीय है। अब जब राष्ट्रीय आए, अब ये तो नहीं कि जीडीपी भाई एएसओ वाले का अलग होती है। ये जीडीपी जीडीपी होगी, जीडीपी का मतलब देश की भौगोलिक सीमा होगा, और भौगोलिक सीमा का दायरा तुम्हें पता होना चाहिए। बात खत्म। ठीक है, क्लियर ना? बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, कल अपन बाकी चीज करेंगे। एक बार आप रिवाइज कर लो, बाकी बातें अभी थोड़ी देर बाद। कॉमर्स वाले बच्चे यहीं रहना और बाकी बच्चे रवाना हो जाओ।